गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी। प्रेम पियाना जब से पिया है जी का है हाल जी एक बार का मेरे को बताना, मेरी ऑडियो सही आ रही है जी? एक बार मुझे फटाफट से बता दो, क्या मेरी ऑडियो सही आ रही है आपको? और कांटों पे आराम हाँ जी, अंगारों पे क्या आपको मेरी ऑडियो सही आ रही है? और कांटों पे आराम सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। चलो जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है मेरे यारों? बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया सर जी, अच्छे से आ रही है। चलो शुक्र है भगवान का। पता नहीं स्पीकर खराब हो गया यार। सुबह एकदम मेरे को आधा घंटा हो गया माइक को सही करते हुए, तो फिर फाइनली मेरे को स्पीकर हटाना पड़ा और एक जुगाड़ करना पड़ा। उस जुगाड़ से हमारी क्लास चल रही है आज। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। जब तक जुगाड़ चलता है तब तक क्लास लाते हैं। होपफुली जुगाड़ चलता रहे जी। ठीक है, चलो जी इधर आ जाओ फटाफट से जी। अब यहाँ पे आ जाओ। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है इस चक्कर में, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने कल वाली क्लास में आई थिंक यहाँ तक हमने रिवीजन कर ली थी ना। रेगुलेशन नंबर 36C तक हमारा हो गया था जी। ठीक है ना, रेगुलेशन नंबर 36C तक हमारा हो गया था। और यहाँ से हमने रेगुलेशन नंबर 37 से हमें आज वाली क्लास में रिवाइज करना था जी। ठीक है ना, आई थिंक रेगुलेशन नंबर 37 से हमें रिवाइज करना है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं रेगुलेशन नंबर 36A जो हमने किया था। तो रेगुलेशन 36A तो हमारा वही था, इनविटेशन। ठीक है जी, इनविटेशन। हमारा इनविटेशन वाला जो था वो रेगुलेशन नंबर 36 कैपिटल A था, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, रेगुलेशन 36A। फिर हमने यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 36B हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो आपका रिजोल्यूशन प्लान से ही रिलेटेड था। और फिर एक हमने रेगुलेशन नंबर 36C भी कल रिवाइज किया था, जो मार्केटिंग का था, कि अगर मार्केटिंग करनी है, जो एसेट्स होती हैं उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, वो रेगुलेशन 36C में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो तीन रेगुलेशन हमने कल वाली क्लास में रिवाइज की थी, 36A, 36B और 36C। ये तीन रेगुलेशन हमने कल वाली क्लास में डिस्कस की थी। अब आज वाली क्लास में जो रेगुलेशन करनी है, वो रेगुलेशन करनी है सेक्शन 37, और इसी के साथ में एक रेगुलेशन होगी हमारी 38, और इसी के साथ में ही एक आपका सेक्शन जो होगा वो सेक्शन 30 भी यहाँ पे आएगा। मतलब रेगुलेशन नंबर 37 करनी है, रेगुलेशन नंबर 38 भी यहाँ पे आपकी आएगी, और एक सेक्शन 30 भी यहाँ पे आएगा। और मुझे उम्मीद थी कि आज वाली क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, बट होगा नहीं। अच्छा, कल संडे को भी मैं तुम्हारी क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि कल मैं चाहता हूँ इसको हम ख़त्म करें मंडे से पहले। ठीक है ना, तो मंडे को हम लिक्विडेशन ही स्टार्ट करें, तो होपफुली कल भी तुम्हारी क्लास हो सकती है। मैं शाम तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कल की क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, तो आज तो एक ख़त्म नहीं होगा, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि मैंने घर जाके थोड़ा सा और देखा, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें और बची हैं। तो मतलब मेरे को ये है कि थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके ना, मतलब जो नॉर्मल स्पीड हमारी चल रही है उसी में हम रिवीजन करते चलें जी। ठीक है, तो आज हम रेगुलेशन नंबर 37 हम देख लेंगे, रेगुलेशन नंबर 30 हम यहाँ पे, रेगुलेशन नंबर 38 हम यहाँ पे देख लेंगे, और एक सेक्शन 30 जो है उसको भी आज हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे आ जाओ। अब रेगुलेशन 37 जो है ना, वो रिजोल्यूशन प्लान की है। अब रिजोल्यूशन प्लान का मतलब क्या है, कि जिस जिस एप्लीकेंट को हमने फाइनल कंफर्म किया कि हाँ भाई तुम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हो, तुम रिजोल्यूशन प्लान जमा करवा सकते हो, तुम्हें एक प्लान तैयार करके आना है, तो अब वो एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्लान में कौन कौन सी बातें कंसीडर करेंगे, वो सारी बातें रेगुलेशन 37 में लिखी। रेगुलेशन 37 सिंबल से एक बात कहता है कि जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की लिस्ट आपने फाइनल की है, अब वो एक रिजोल्यूशन प्लान बनाएंगे।
अब जब वो रिजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, उस रिजोल्यूशन प्लान में वो कौन कौन सी बातें लिखेंगे, तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। अब एक बार यहाँ पे चेक करो, देखो वो क्या कह रहा है। कह रहा है रेगुलेशन 37 टेल अस व्हाट ऑल कैन बी डन इनसाइड अ रेजोल्यूशन प्लान टू सेव ए कंपनी द सीआरपी। मतलब रेजोल्यूशन प्लान में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे कंपनी हमारी सेव होगी। Think of it like a toolbox to repair a sick company instead of sending it for liquidation। ऑब्वियस सी बात है, नहीं हमें, हमारा काम कंपनी को लिक्विडेशन भेजने का नहीं है, हमारा काम कंपनी को रिवाइव करने का है। और अगर हमें कंपनी को रिवाइव करना है, उसके रिवाइवल के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं, वो सारी की सारी बातें रेजोल्यूशन प्लान में लिखी होंगी। अब यहाँ पे कह रहा था प्लान कैन इंक्लूड एनी स्टेप दैट हेल्प। अब रिवाइवल ऑफ कंपनी ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हो गया, फिर क्रेडिटर्स को रीपे करना हो गया, या बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, डेट की रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, ये सारी बातें रेजोल्यूशन प्लान में लिखी होंगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है सबसे पहली बात सेल और ट्रांसफर ऑफ एसेट। मतलब कि जो सामने वाला रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो कौन कौन सी एसेट बेचेगा, कौन कौन सी एसेट नहीं बेचेगा, बेचेगा तो किसको बेचेगा, किस प्राइस पर बेचने की वो सोच रहा है, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर होंगी। तो कह रहा है पार्ट ऑफ द कंपनी और फुल कंपनी कैन बी सोल्ड। एग्जांपल, ए स्टील प्लांट हैज 3 यूनिट, 2 आर वर्किंग, 1 इज नॉट। द प्लान कैन से सेल द नॉन वर्किंग यूनिट टू रीपे बैंक, कीप अदर 2 यूनिट इज रनिंग। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास 50 एसेट है। अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कह रहा है कि मैं 10 एसेट बेच दूंगा क्योंकि 10 अभी हमारे काम की नहीं है, उससे जो पैसा आएगा मैं इन लोगों को रीपे कर दूंगा, ये मेरा प्लान है। भाई ऑब्वियस सी बात है, आज अगर मैं कोई कंपनी संभाल रहा हूं तो दिमाग में कोई प्लान तो होगा ना कि मैं कौन सी एसेट रखूंगा, कौन सी एसेट बेचूंगा। तो ये रेजोल्यूशन प्लान में आपको मेंशन करना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो उस कंपनी की एसेट्स हैं उसको रिलेट कर। फिर सेकंड मर्जर डीमर्जर एक्विजिशन, कि भैया ब्रिंग अ न्यू ओनर और मर्ज विद अनदर कंपनी। इस कंपनी को मैं दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज करूंगा, या इस कंपनी का एक अलग से ओनर लेके आऊंगा, या इस कंपनी की मैनेजमेंट अलग होगी, इस कंपनी की मैनेजमेंट को मैं मर्ज करूंगा, या दूसरी कंपनी को एक्वायर करूंगा, उसके साथ ही कंपनी चलाऊंगा। मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है, मर्जर है, एक्विजिशन है, एब्जॉर्प्शन है, या इसी कंपनी को नया ओनर देने का तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो टाटा बाय एंड रन द, मान लो स्ट्रेस स्टील कंपनी इसार स्टील, ऐसे मान लो इसार स्टील को टाटा ने एक्वायर किया तो टाटा उसको चला रही है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस और वेव डेट, बैंक एग्री टू टेक लेस मनी, हेयर कट। अच्छा, इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था हेयर कट क्या होता है। अब मुझे नहीं पता आपने इस बार के एग्जाम दिए नहीं दिए, बट अगर किसी बच्चे ने इस बार के एग्जाम दिए होंगे, आई थिंक जो केस स्टडी थी ना, केस स्टडी के अंदर आई थिंक पहला क्वेश्चन ये था कि हेयर कट क्या होता है। अब नॉर्मली कई बच्चों को पता नहीं था हेयर कट क्या होता है। अब हेयर कट बिल्कुल एक जनरल टर्म है। हेयर कट का मतलब यह है, अच्छा ये बिजनेस की टर्म है। अगर आपके फादर बिजनेसमैन है तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस टर्म्स को आपने बहुत सुना होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई तू कितने का हेयर कट लेगा, तू कितने का हेयर कट लेगा। मतलब ये नहीं है कि कटिंग करवानी है बाल की, तू कितने का हेयर कट लेने का मतलब ये होता है कि हाँ भाई तू अपने कितने पैसे कम करेगा। तो वही बात यहां पे लिखे, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ये प्लान लिखेगा कि वो मान लो जिस पर्सन ने पैसा लेना है तो उसे कितना वो हेयर कट करवा सकता है, या वो हेयर कट करवाने की सोच रहा है, ताकि सामने वाला बंदा भी तो देखे ना, पता लगे रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया और बाद में वो कह रही 50 लाख रुपए कम कर दो, क्रेडिटर कह रहे 50 लाख रुपए कम नहीं करेंगे, ये कह रहा है 50 लाख कम कर दो, कंपनी रिवाइव कैसे होगी। तो जो भी तुम्हारा हेयर कट का प्लान है, तुम किससे पैसा कम करवाना चाहते हो, तो ये बात आपको रेजोल्यूशन प्लान के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। मान लो बैंक लोन 10,000 करोड़ का है, रेजोल्यूशन प्लान पे 4500 करोड़ और रिमेनिंग 5500 करोड़ हेयर कट एक्सेप्टेड। देखो वही बात यहां पे लिखी हुई है जी। उसके बाद चेंज इन मैनेजमेंट और ओनरशिप, ओल्ड प्रमोटर लूज कंट्रोल एंड न्यू प्रमोटर टेक चार्ज, न्यू इन्वेस्टर रिप्लेस ओल्ड डायरेक्टर हु कोज डिफॉल्ट। ये बात भी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी रेजोल्यूशन प्लान के अंदर। फिर इशू नए शेयर, अगर कंपनी को फ्रेश इशू करने हैं इन्वेस्टर को, भाई आप मार्केट से पैसा उठाना चाहते हो, आप कंपनी के नए फ्रेश शेयर मार्केट में इशू करोगे, ये भी बात आपको रेजोल्यूशन प्लान में लिखनी पड़ेगी कि इन्वेस्टर टेक 60% स्टेक बाय ब्रिंगिंग फ्रेश कैपिटल। फिर मॉडिफाई सिक्योरिटी चार्जेस, अब बैंक सिक्योरिटी ओवर एसेट कैन बी चेंज, इट मींस जिन जिन एसेट्स को भी सिक्योरिटी पे दे रखा है आप उसको मॉडिफाई करोगे, आप उसको चेंज करोगे या उसको वहां से निकलवाओगे, आपका क्या प्लान है उससे रिलेटेड, ये भी रेजोल्यूशन प्लान के अंदर होगा।
फिर क्योर पास्ट डिफॉल्ट, जितने भी आपके पास्ट डिफॉल्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, ऑल डिफॉल्ट आर वेव्ड सेटल्ड सो कंपनी रन स्मूथली, मतलब जो भी तुम्हारे पास झगड़े हैं, जो तुम्हारे पास डिस्प्यूट है, उनको रिजोल्व करोगे ताकि कंपनी गोइंग कंसर्न में स्मूथली चल सके जी। सर इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा तो आपके नोट्स का जैसे लिख सकते हैं या फिर मॉड्यूल की लैंग्वेज? ना ना ना, मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं, आपको मैंने पहले बोला सेम डिट्टो लैंग्वेज आप मॉड्यूल की याद नहीं कर सकते। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, देखो पॉइंट्स ही होने चाहिए, आप समझ रहे हो, मेन अंदर क्या लिखना है मैटर वो नहीं करता, बाहर वाले पॉइंट्स आपने सही लिखे हैं मैटर ये करता है जी। तो जो ये पॉइंट्स बने हैं ना, जो आपके मॉड्यूल में देखा उसी में से पॉइंट्स उठाए गए हैं, ठीक है। अब अंदर की लैंग्वेज आप खुद भी लिख सकते हो, तो मेन अंदर के लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है, जो बाहर आपने पॉइंट्स बनाए जिसको आप हाईलाइट कर रहे हो, जो की पॉइंट्स हैं वो सही होने चाहिए बस। यहां पे उसको देखते ही पता लगे कि ये 8 बातें हैं जो रेजोल्यूशन प्लान के अंदर होनी चाहिए, और ये 8 बातें हमें याद होनी चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद एक बार एक्सटेंड लोन टेन्योर चेंज इंटरेस्ट, भाई आपका बैंक अगर जो मान लो बैंक लोन है उसको तुम्हारा रीस्ट्रक्चर करने का प्लान है। अच्छा याद है ये बात सीआर के अंदर भी आपने डिस्कस की होगी, जो डेट की रीस्ट्रक्चरिंग, एक पॉइंट चैप्टर 1 के अंदर आई थिंक आता है डेट की रीस्ट्रक्चरिंग, याद है डेट की रिस्ट्रक्चरिंग का, कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने की बात बोलेंगे, जो टर्म लोन है उसको हम कम करने की बात बोलेंगे, तो वहां पर डेट की रिस्ट्रक्चरिंग की बातें वहां पर होती है, अगर आपको याद आ रहा हो जी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर वहां पर क्या निकल के आता है, चेंज बिजनेस टेक्नोलॉजी। अब चेंज बिजनेस टेक्नोलॉजी मतलब कंपनी अडेप्ट न्यू मॉडल और टेक टू सर्वाइव। अब जैसे कल की बात है, मैं कल देख रहा था, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने कल इंस्टाग्राम पे कहीं देखा था कि रिलायंस और गूगल ये दोनों मिलकर अब एक साथ आ रहे हैं, जो 18 साल से 25 साल के लड़के हों या लड़कियां हों उनको 2 TB स्टोरेज फ्री में दे रहे हैं, और गूगल जेमिनाई का 18 महीने का प्रो वर्जन का सब्सक्रिप्शन ये फ्री में दे रहे हैं, कि ताकि इंडिया एआई में एक्सपर्ट बन सके। मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं देखा, और फिर जब मैं माई जियो ऐप पे गया तो वहां पर ये आ रहा था, बट उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अब मैं 33 साल का हो चुका हूं, तो ये ऑफर जो है वो 25 साल के बच्चों तक है। और ये गूगल और रिलायंस ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब जिसके पास भी जियो का सिम, पहली बात जियो का सिम होना जरूरी है, जिसके पास भी जियो का सिम है, एज उसकी 18 साल से 25 साल की है, आपको 2 TB स्टोरेज फ्री में दी जा रही है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑब्वियस सी बात है एप्पल वालों को आती थी, मतलब जिनके पास एप्पल का फोन है, जिनके पास एप्पल का फोन है उनकी स्टोरेज बहुत कम, कई बार उनको कम पड़ जाती है, तो 2 TB स्टोरेज मतलब फ्री में दी जा रही है, और AI जेमिनी का प्रो वर्जन जो है, जो 18 महीने का, वो फ्री में दिया जा रहा है कि आप AI पे काम करो। तो आप समझ सकते हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाला जमाना जो है सर वो AI के बेस पे ही है। ये बात ध्यान देना, आने वाला टाइम जो है वो AI के बेस पे ही है। मतलब लोग कह रहे हैं ना कि AI जॉब खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है, 100% खा रहा है। अभी यार मैं हैरान हूं, एक नई महाभारत आई है, एक नई महाभारत आई है, अगर आपको बताओ हॉटस्टार के ऊपर, ये जियो हॉटस्टार के ऊपर, आप पहचान नहीं सकते कि वो AI से बनी हुई है। आपको उसमें जो लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो 100% रियल लगेंगे जी। सर आपकी उम्र गई, आपकी उम्र, हाँ तो मेरी, मैं बड़ा हो गया ना, मतलब मैं थोड़ा बुजुर्ग वाली कैटेगरी में आ गया। मतलब आप मेरे को यार, अगर मैं ये दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, ये देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई साहब अगर आप CS कर रहे हो ना, ध्यान रखना आपकी जॉब को भी हैम्पर होगा, CA की जॉब को भी हैम्पर होगा। महाभारत AI बेस, 1 मिनट रुको ना, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हाँ, अब ये यहाँ इसमें इन्होंने इमेजेस नहीं दिखा रखी अभी, एक्चुअली उसका एक एपिसोड आया है अभी ना, उसका एक एपिसोड आया, आप जाके चेक करना, आप जाके चेक करना, आप हैरान, हाँ ये वाली जो है, देखो जी AI बेस हॉटस्टार, एक धर्म युद्ध व्हेन एंड वेयर टू वॉच, मतलब फर्स्ट AI वेब, मतलब फर्स्ट AI के बेस पे यहाँ पर इन्होंने बनाई है जी। आप हैरान हो जाओगे सर, आप हैरान हो जाओगे, आप ये पहचान ही नहीं पाओगे कि ये पर्सन जो आपस से बात कर रहे हैं वो AI से बने हुए हैं। अब सोच के बोलना कि आपको नहीं लग रहा यार वो एक्टर्स जो एक्टिंग करते थे उनकी जॉब खत्म हो रही है।
और आपको रियल फीलिंग आएगी। मैंने इसका एपिसोड 1 देखा, मैं हैरान हो गया भाई साहब, मेरे को मैं फील ही नहीं कर पा रहा कि वो एआई के बेस पे किया उसने। मतलब ये लग रहा है कि सामने कोई जेन्युइन बंदा खड़ा है। और आप देख लो, जो अभी एक मूवी भी तो आई थी, अभी एक मूवी भी तो आई थी। अगर बात करता हूँ, अभी एक जो मूवी आई थी वो कौन सी थी, वो जिसके अंदर यार वो क्या, जो मूवी कितने कितने करोड़ रुपए कमा गई, वो नरसिम्हा। अब नरसिम्हा जो मूवी आई थी वो एआई के बेस पे तो थी। अब नरसिम्हा मूवी एआई के बेस पे बनाई गई थी, आप चेक कर लो वो कितने करोड़ रुपए कमा गई। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि एआई आगे आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक होने वाला है। एआई बहुत बड़े लेवल पे जॉब खाएगा, बट एआई उनकी जॉब नहीं खाएगा जिनको एआई चलाना आता होगा। इसलिए एआई सीखना बहुत जरूरी है। और एआई में सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी तो एक टूल है बस। मल्टीपल एआई इस टाइम मार्केट में आ चुके हैं कि आप इतना बड़ा पैराग्राफ दोगे आपको पीपीटी बना के दे देगा, इतना बड़ा पैराग्राफ डालोगे आपको उसका क्रक्स बना के दे देगा, क्वेश्चंस बना के दे देगा। मैंने कहा ना, ये जितने प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स भी होंगे वो सारे के सारे एआई बेस होंगे। इवन कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले 5 साल के बाद चेकिंग भी जो होगी वो एआई बेस होगी। आजकल इनकम टैक्स वाले एआई यूज कर रहे हैं यार। इनकम टैक्स और जीएसटी में जो नोटिस आ रहे हैं वो सारे एआई के बेस पे आ रहे हैं। जब नोटिस आता है ऊपर लिखा होता है जनरेटेड बाय एआई। तो आप समझो ना, जब इनकम टैक्स वाले जीएसटी वाले एआई का यूज कर रहे हैं नोटिस भेजने के लिए, तो जो पहले लोग नोटिस मैनुअल भेजते थे उनकी जॉब तो खत्म हो गई ना। तो किस आने वाले टाइम में 10 साल के अंदर एआई किस लेवल पे काम करेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि भैया क्या ये जो पर आप मतलब इस कंपनी को खरीदना चाह रहे हो, तो क्या आप नए टेक को लेकर आओगे, लेके नहीं लेके आओगे, पुराने को ही फॉलो करोगे और न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आओगे, किस तरह से करोगे, बात आपको रेजोल्यूशन प्लान के अंदर बतानी पड़ेगी। वंश रेगुलेशन 37 के सारे पॉइंट्स ये आपको लर्न करने हैं। जो आपको मैं यहाँ पे 9 पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये 9 पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 10वां पॉइंट एक और भी है, दैट इज सेल एसेट टू मल्टीपल बायर डिफरेंट बिडर बाय डिफरेंट एसेट। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग बायर जो है वो अलग अलग एसेट बाय कर सकता है। तो ये आपकी 10 एसेट्स यहाँ पे निकल के आ, मतलब 10 पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं रेगुलेशन 37 के, यही आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई इतनी लंबी लंबी लाइनें आपको याद करने के पॉइंट नहीं है। अगर आपको 10 पॉइंट, 10 में से 8 भी पॉइंट याद हैं, वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता नहीं है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा, तो पॉइंट्स तो याद करने का मतलब नहीं बनता। बट अगर बाई चांस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाए तो 10 में से अगर 8 पॉइंट भी याद होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बट ये बात आप मान के चलना सर, एआई सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मैं बता रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस बात को इग्नोर करके चलोगे तो फ्यूचर आपको इग्नोर कर देगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। 100% फ्यूचर आपको इग्नोर कर देगा जी, ठीक है ना। और वही सक्सेसफुल है। और यार मेरी वाइफ पूरा दिन ऑफिस में उनके एआई काम करता है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मर्जर है, अमलगामेशन है, वो इन्फॉर्मेशन पता है चैट जीपीटी से निकालती है पूरा दिन। पूरा दिन उनके ऑफिस वाले यूज कर रहे हैं। आप समझो, जिनको एआई यूज नहीं करना होता होगा वो क्यों आपको एज ए एम्प्लॉय काम करवाने देंगे। आपको एआई यूज करना नहीं आता, क्योंकि काम इजी भी तो करना है, काम स्मार्ट भी तो करना है। तो एआई का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद एक और यहां पर, अब यहां पे केस लो है जी। अब एक केस लो क्या है, इशू ये था, समवन ऑब्जेक्टेड टू अ रेजोल्यूशन प्लान बिकॉज इट इज इंक्लूडेड मर्जर अमलगमेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद अदर कंपनी। दे आर्ग्यू आईबीसी डज नॉट अलाउ मर्जर, इट वॉयलेट सेक्शन 32E। What NCLAT said, resolution plan can include merger amalgamation. Regulation 37 of CRP regulation clearly allow merging the debtor with another company as a part of the resolution. IBC has supreme power, section 238. If other law conflict, IBC override them. Obvious सी बात है। तो सिंपल मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि IBC allow any method to revive a company including merger or amalgamation if it help resolution and value maximization. So merger is a resolution plan and valid and legal. बस ये पता, तो इट इज एआई, मतलब इसके अंदर जो है वो मर्जर और अमलगामेशन इंक्लूड हो सकता है रेजोल्यूशन प्लान के अंदर। ये बात रेगुलेशन 37 में भी लिखी हुई है। और इसी तरह से एग्जाम में केस स्टडी आएगी जी, इसी तरह से एग्जाम में केस स्टडी आएगी, इसी केस लो को वो केस स्टडी में कन्वर्ट कर लेंगे।
अब वो कह रहा है एग्जाम्पल मान लो मिस्टर ए इज इन इंसॉल्वेंसी, कंपनी बी वॉन्ट्स टू रेस्क्यू इट बाय मर्जिंग कंपनी ए इनटू शेल्फ, सम ऑब्जेक्ट मर्जर आर कंपनी लो मैटर नॉट आईबीसी। तो एनसीएलटी ने बोला अंडर आईबीसी मर्जर आर अलाउड, आईबीसी ओवरराइड अदर लॉ इफ देयर इज कन्फ्लिक्ट, सो द मर्जर इज वैलिड इन द रेजोल्यूशन प्लान, मर्जर अमलगमेशन इज कंप्लीटली वैलिड इन रेजोल्यूशन प्लान एंड आईबीसी हैज ओवरराइडिंग पावर ओवर द अदर लॉ। वही सेम बात यहाँ पे लिखी है जी। सर एआई का एक सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस हो सकता है सिलेबस में, है तो है इलेक्टिव में, बट सब्जेक्ट लेने का मैटर नहीं है ना, उसको उसको पढ़ाएगा कौन, आप बताओ ना। उन्होंने नहीं रखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके इलेक्टिव में है, ले कौन रहा है? एक सिंगल बच्चा भी एआई नहीं ले रहा। पेपर नहीं लेना, वो हमारी फील्ड नहीं है, आप समझो हमारी फील्ड नहीं है, एआई हमें सीखना है। आप इलेक्टिव ले लोगे, क्या करो, कैसे पढ़ोगे बताओ? ठीक है ना, तो वो एक्चुअल में हमारी वो फील्ड नहीं, हमें एआई उस लेवल तक आना चाहिए जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है ना, ताकि अगर कोई बंदा हमसे पूछ रहा है तो हम ब्लैंक ना हो कि भाई ये चलता कैसे है, वो चीज नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे आओ, एक पॉइंट यहाँ आता है इवेल्युएशन मैट्रिक्स। अब इवेल्युएशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना जी, ये भी एग्जाम के अंदर बन सकता है। अच्छा, अब इवेल्युएशन मैट्रिक्स का क्या मतलब है? इवेल्युएशन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हम किसके बेस पे इवेल्युएट कर पाएंगे कि ये कंपनी हमें खरीदनी है या नहीं खरीदनी चाहिए। भाई इवेल्युएशन मैट्रिक्स मतलब हम किसके बेस पे इवेल्युएट कर पाएंगे कि ये कंपनी हमें चाहिए या नहीं चाहिए, इसको इवेल्युएशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब उसने बोला था इवेल्युएशन मैट्रिक्स अंडर द सीआरपी रेगुलेशन इज बेसिकली ए स्कोरिंग सिस्टम डिजाइन एंड अप्रूव बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू जज, compare and rank resolution plan is in objective and transparent manner. It set out the parameters, things to be evaluated and the method of scoring so that all resolution applicant know in advance how their plan will be assessed. वही बात आ गई जी। और अगर in simple word it work like a marking scheme similar to how answer sheet are checked based on pre-decided criteria. Every resolution applicant is evaluated on the same standard ensuring fairness. वही सेम बात आ गई जी। भाई इवेल्युएशन मैट्रिक्स का मतलब कैसे, मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो। अब अगर आप एग्जाम देने के लिए गए तो आपके इंस्टीट्यूट ने ये गाइडलाइंस निकाल दी, एक इवेल्युएशन मैट्रिक्स निकाल दी कि हम तुम्हारा एग्जाम किस बेस पे इवेल्युएट करेंगे। इसको इवेल्युएशन मैट्रिक्स बोलते हैं और किसी को नहीं बोलते। भाई हम स्टेप वाइज मार्किंग करेंगे, आपने अगर इतने पॉइंट्स लिखे होंगे हम आपको इतने नंबर देंगे। वैसे कोई इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकाला नहीं हुआ है, बट इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ही इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कहते हैं, ताकि बच्चे को आइडिया लगे कि नंबरिंग किस बेस पे होगी। अब कई बच्चे ना मार्कशीट दिखा के बोलते हैं सर हमने पूरा क्वेश्चन से, और कई बार ना कंफ्यूजन हो ही जाती है। इंस्टीट्यूट ने सब जगह टिक 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 किया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है। अब इंस्टीट्यूट ने पेपर में सब जगह टिक 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 किया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है। बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि 1 नंबर क्यों दिया, मुझे खुद ही नहीं पता। अब क्या उनका क्राइटेरिया है, किस बेस पे इवैल्यूएशन होती है, किस पॉइंट के कितने नंबर मिलते हैं, तो वो एक्सप्लेन ही नहीं है ना। अगर वो एक्सप्लेन हो तो हर बच्चा उसके अकॉर्डिंग तो पेपर करके आएगा। हाँ उसको लगेगा हाँ अगर मैं ये लिखूंगा 2 नंबर है, ये लिखूंगा 1 नंबर है, ये लिखूंगा आधा नंबर है, सेक्शन का आधा नंबर है, नहीं लिखने का आधा नंबर कटेगा, गलत लिखने का पूरे नंबर कटेंगे। तो ये सारी की सारी बातें अगर आपको पहले से पता होंगी, अकॉर्डिंगली आप उस बेस पे पेपर को प्रेजेंट करोगे ना। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि एक सेट फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसके बेस पे हम इवैल्यूएट करेंगे कि रिजोल्यूशन प्लान को कितने नंबर मिलने चाहिए, उसको इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और द मैट्रिक्स इज शेयर विद ऑल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। अब ये जो है मैट्रिक्स हम शेयर करेंगे सभी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास, ताकि वो उसके बेस पे अपने प्लान बनाए along with the request for resolution plan so that they know what factor matter the most and can design their plan accordingly। वही बात आ गई ना जी, वही बात आ गई ना। देखो वही बात यहाँ पे लिखी है ना कि हम मैट्रिक्स देंगे एप्लीकेंट को किस लिए देंगे कि एप्लीकेंट उसके बेस पे एक अच्छा प्लान बना सके। वाई इज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स नीडेड, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्यों जरूरी है? तो उसने बोला द पर्पस ऑफ दिस मैट्रिक इज टू एंश्योर फेयरनेस अमंग ऑल पार्टिसिपेंट, avoid any bias and favoritism, bring transparency in the selection process,
ensure plan are analyzed in a structure and logical way, reduce dispute and challenge letter, help COC choose the best plan and the maximize value of the corporate debtor. This means no plan is selected based only on perception or negotiation power. It perform well on measurable criteria. वही बात है कि ऐसा कोई तुक्का नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे कोई तुक्का नहीं मारना। मतलब ये नहीं कि हाँ ये प्लान हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये प्लान एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। इवेल्युएशन मैट्रिक्स के विषय बताओ, मतलब आपको ये नहीं कि ये प्लान अच्छा लग रहा तो फाइन, ना ना ना, उसको इवेल्युएशन मैट्रिक्स जो एक क्राइटेरिया है, जो मेजरेबल क्राइटेरिया, उसके बेस पे हम चेक करेंगे। उसके बेस पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। और आज इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस होती हैं तो वो सारी की सारी परफॉर्मेंस एक इवेल्युएशन के बेस पे ही तो परफॉर्म चेक की जा रही है। यहाँ पर एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। हाँ जी, जैसे मान लो पुलिस में भर्ती होनी है, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए, आपके ब्लड टेस्ट सही होने चाहिए, तो कई सारे क्राइटेरिया है ना, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो पुलिस में सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही क्राइटेरिया यहाँ पर है कि कोई रिजोल्यूशन प्लान ऐसे नहीं डिपॉजिट होगा, मेजरेबल क्राइटेरिया होंगे, उसके बेस पर उसको नंबर मिलेंगे, देन फिर वो प्लान आगे जाएगा। What does it usually consider? Although criteria vary case to case, common factor include अमाउंट बीइंग ऑफर्ड टू क्रेडिटर्स, आप क्रेडिटर्स को कितने पैसे दोगे, अपफ्रंट कैश पेमेंट कितनी, और डेफर्ड मतलब बाद में पेमेंट कितनी करोगे, फिजिबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ द बिजनेस रिवाइवल, कितना बिजनेस को रिवाइव करना फिजिबल है, प्रैक्टिकली बताओ, ऐसे इमोशंस में मत बताना, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिविटी ऑफ एप्लीकेंट, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस टू रन द बिजनेस, आपको कितना एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को चलाने का, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट टू रीस्टार्ट एंड ग्रो ऑपरेशन और कंप्लायंस विद आईबीसी एंड अदर लॉ। अब द सीओसी असाइन वेटेज टू स्कोर each factor plan that are evaluated and rank on the basis under IBC. COC decide scoring area, money offered, viability, experience, इसके बेस पे वो scoring area बताएंगे। RP give this matrix to all participants in advance. Applicant prepare their plan accordingly. COC score each plan and select the best one. So the matrix ensure a competitive, transparent and structured selection process. ये बात ध्यान देना चाहिए। अब यहां से तुम्हारे एग्जाम में केस स्टडी पक्का पक्का बन सकती है और 100% बन सकती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती क्या है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके बेस पे इवैल्यूएट किया जाएगा जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट प्लान देंगे, और ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आरपी किन को देगा, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को देगा, और वो इसके बेस पे ही प्लान प्रिपेयर करेंगे और इसके बेस पे ही स्कोर दिया जाएगा कि आपके प्लान को हम कितना स्कोर दे रहे हैं। अमेंडमेंट क्लास इसके बीच में ही हो रही है जी, वंश अमेंडमेंट जो भी है वो इसके बीच में ही हो रही है, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट जो भी मैं करवा रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है वो सारा कुछ इसके बीच में ही है, क्लियर है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये हमारा रेगुलेशन नंबर जो था वो हमारा रेगुलेशन नंबर 37 यहाँ पे निकल के आता था जी, ठीक है। अब ये रेगुलेशन 37 था ऊपर वाला, और इवेल्युएशन मैट्रिक्स भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जी। सर ये पॉइंट्स मॉड्यूल में कहाँ है, आप चेक करना। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स उन्होंने बहुत छोटा सा दे रखा है। अब उसने अगर आप चेक करोगे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का बस एक पैरा दे रखा है उन्होंने, उसको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा कि एक्चुअल में तुम्हें क्लैरिटी हो कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होता है, उसके बेस पे हम करते क्या हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे यहाँ पे है दैट इज सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब यहाँ पे है सेक्शन नंबर 30। अब ये हमारा सेक्शन नंबर 30 स्टार्ट हो रहा है जी। अब ये जो हमारा है ये हमारा सेक्शन नंबर 30 है। अब हमें रिजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट करना है। अब हमें रिजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट करना है। अब जो हमें रिजोल्यूशन प्लान अपना सबमिट करना है, तो रिजोल्यूशन प्लान कैसे सबमिट करेंगे, अप्रूवल जो मिलेगी वो 31 के अंदर मिलेगी, सबमिट जो होगा वो 30 में होगा। देखो मोटा मोटी दो ही सेक्शन है। अगर हमें रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है सेक्शन 30 है। अब रिजोल्यूशन प्लान को जो अप्रूवल मिलेगी वो 31 के अंदर मिलेंगे, यही दो सेक्शन है। तो अब इनविटेशन हो गया, ठीक है, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स चली गई, इन सबको देखने के बाद अब वो अपना रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा। अब बात उसकी हो रही है, देखो यहाँ पे जी, वंस द request for resolution plan, information memorandum and evaluation matrix are provided to the prospective resolution applicant, they undertake diligence of the corporate debtor and submit the resolution plan to the RP
एज पर द प्रोविजन ऑफ आईबीसी सीआरपी रेगुलेशन एज पर RFRP section 30 of the code prescribe the manner in which the resolution plan may be submitted by the resolution applicant. अब यहाँ पे चेक करना पहला डॉक्यूमेंट अकम्पेन रेजोल्यूशन प्लान। अब यहाँ पे देखो रही पहला, अब डॉक्यूमेंट अकम्पेन मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन प्लान के साथ में सबमिट करने हैं। व्हेन सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान द एप्लीकेंट मस्ट गिव क्या रेजोल्यूशन प्लान देना पड़ेगा, प्लस में एफिडेविट कसम खानी पड़ेगी एक तरह से कन्फर्मिंग एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 29 ए। आपको एक कंफर्म करना पड़ेगा कि आप 29 ए में एलिजिबल हो, मतलब इन एलिजिबिलिटी वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। मीनिंग द एप्लीकेंट मस्ट स्वेयर दैट दे आर नॉट डिस्क्वालीफाई, नॉट ए विलफुल डिफॉल्टर, नॉट एनपीए विदाउट कैरिंग, नॉट कन्विक्टेड एटसेट्रा, ये सारी बात उसको बतानी पड़ेगी। सो ओनली क्लीन एंड एलिजिबल एप्लीकेंट्स कैन सबमिट द प्लान, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तो प्लान आपको देना है और प्लान के साथ में ये डॉक्यूमेंट भी देने हैं जिससे प्रूफ हो रहा हो कि आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अब वो कह रहे हैं कैन द प्लान बी एडिटेड और इम्प्रूव लेटर, यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, आप कर सकते हैं बट रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। अब रिस्ट्रिक्टेड मैनर का मतलब क्या है वो एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से आप अपने प्लान को अमेंड कर सकते हो। एज पर रेगुलेशन 39 आरपी में अलाउ मोडिफिकेशन ऑफ द प्लान वंस इफ request for resolution plan allow it, example RP says you may update your offer once time only, तो आप उस केस में कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और RP में use challenge mechanism, this is like an auction or bidding round where applicant can increase their offer to bid other। ये तो वही बात होगी ना IPL का ऑफर जो लगता है। अब IPL के ऑफर में क्या होता है कि एक प्लेयर है, फिर वो ऑफर चलते हैं, जिसका हायर ऑफर होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही सेम बात यहाँ पे निकल के आ रही है। सो बेटर प्लान इज इक्वल टू मोर वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। फिर आरपी का रोल चेक कंप्लायंस ऑफ द प्लान सेक्शन 32। अब आरपी डज नॉट डिसाइड विच प्लान इज बेस्ट, ही ओनली चेक वेदर द प्लान मीट लीगल रिक्वायरमेंट। ही इज लाइक एन एग्जामिनर चेकिंग आंसर शीट फॉर्मेट नोट मार्क्स, मतलब मार्क्स मुक्स जो टोटलिंग वोटलिंग होगी वो बाद में कर लोगे, मेरा काम जो है इसको इवेल्युएट करना है कि क्या ये पेपर सही है या नहीं है। उसके बाद जी द प्लान मस्ट कन्फर्म, अब जो प्लान तुमने दिया है ये क्या कन्फर्म करेगा, आईआरपी कोस्ट पेड फर्स्ट। जो आईआरपी कोस्ट है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कोस्ट है, सबसे पहले उसकी पेमेंट की जाएगी। फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर मस्ट गेट मिनिमम वैल्यू, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनको मैंने कहा था कि दरकिनार नहीं करना, उनको इग्नोर नहीं करना, उनको भी पेमेंट मिलनी चाहिए, उसके बारे में लिखो। फिर डिसेंडिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर मस्ट गेट एटलीस्ट, मतलब जो अब डिसेंडिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिन्होंने वोट नो में किया था उनको भी पेमेंट मिलनी चाहिए, ये बात यहाँ पे लिखी है। सिंपली ओसी एंड डिसेंडिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन नॉट बी पेड लेस देन लिक्विडेशन वैल्यू। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान, प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान मतलब मैनेजमेंट के क्या क्या प्लान है ये बात रेजोल्यूशन प्लान के अंदर होनी चाहिए। फिर इंप्लीमेंटेशन प्लान, प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करोगे, कौन सुपरवाइज है, कौन इसको मॉनिटर करेगा, कौन इसको सुपरवाइज करेगा, ये सारी बातें। फिर नो वायलेशन ऑफ लॉ, आप कोई लॉ ब्रेक नहीं करोगे, इसके लिए भी आप प्लान में बताओगे, ये सारी बातें। फिर मीट आईबीबीआई रूल्स, आप एनी अदर आईबीबीआई कंडीशन शुड बी फॉलो, अगर कोई आईबीबीआई कुछ और बात कहता है वो कंडीशंस भी आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कह रहा है रेजोल्यूशन प्लान मस्ट बी सबमिटेड सेक्शन 29A एलिजिबिलिटी एफिडेविट। आरपी चेक इफ द प्लान पे सीआरपी कोस्ट फर्स्ट, गिव मिनिमम वैल्यू ऑफ ओसी एंड डिसेंटिंग एफसी, प्रोवाइड ए proper business and implementation roadmap and follow all law and IBBI rules, only legal fair workable plan to go to COC for the meeting। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं आपकी सेक्शन नंबर 30 के अंदर। अभी 30 खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर और भी काफी सारी बातें आगे की आएंगी। अब ये वही बातें जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब एक रेगुलेशन हमारी 38 यहाँ पे है कि कौन कौन से कंटेंट ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं रिजोल्यूशन प्लान में होने ही चाहिए, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है कि ये बातें रिजोल्यूशन प्लान में होनी चाहिए। अच्छा, अब ये हमारी रेगुलेशन 38H। अब यहां से ना ध्यान रखना, अब यहां से ये सेक्शन 33 है कि पहले आप सीओसी के पास जाएगा, सीओसी से अप्रूवल मिलेगी, एक बार आपने ये रिवाइज कर लेना है। अब यहाँ पे रेगुलेशन 39 चल रही है, फिर 34, फिर वहां से अप्रूवल कब मिलेगी, जब 66% वोटिंग या उससे ऊपर फेवर में होगी तब अप्रूवल मिलेगी। फिर वहां से एनसीएलटी के पास जाएगा, एनसीएलटी इसको अप्रूवल देगा जी। ये रेगुलेशन 39 ही है कि अगर दो प्लान आ गए तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, दोनों की वैल्यू बराबर है तो उस केस में क्या होगा, ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर आएगा जी।
फिर यहाँ पे रेगुलेशन सेक्शन नंबर 36 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही एनसीएलटी के पास जाएगा, एनसीएलटी उसको अप्रूव करेगा, और देन फिर यहाँ पर आएगा 31, ये बात करेगा एनसीएलटी की। मतलब 30 के अंदर प्लान पहुंच गया सीओसी के पास, 30 में प्लान पहुंच गया सीओसी के पास। 31 में अब जो एनसीएलटी है, जो प्लान तुमने सीओसी को दिया 34 में, अब उसके अप्रूवल की बात आएगी। और फिर जैसे वह अप्रूव होगा, अगर तुम्हें कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, देन फिर यहाँ पे सेक्शन 32 में आप अपील करोगे, तब जाके मोटा मोटी यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, जो हमारी रेगुलेशन नंबर 38 निकल के आ रही है कि कौन कौन सी बातें मैंडेटरी हैं जो रेजोल्यूशन प्लान में होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला पेमेंट की प्रायोरिटी, वही बात आ गई। अच्छा, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ओसी को पेमेंट मिलनी चाहिए, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने नो में वोट किया था, डिसेंटिंग में वोट किया था, उनको भी मिनिमम कुछ पेमेंट मिलनी चाहिए। उनको पेमेंट करने से मना मत करना, बस ये बात ध्यान दो। मतलब हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, ये नहीं हाँ भाई ओए तूने वोट नहीं दिया था ना, तेरे घर का के सड़क नहीं बनेगी। अच्छा, तूने वोट नहीं दिया था, तेरे घर के अंदर बिजली नहीं आएगी। नहीं, आज अगर कोई गवर्नमेंट जीत रही है, तो जिन्होंने उनके अगेंस्ट वोट किया, तो उनके घर में भी तो लाइट आती है, उनके घर में भी तो लाइट आती है। तो सिंपल सी बात है ना। तो मतलब गवर्नमेंट कह रही भाई सबको बराबर लेके चलोगे, सबको बराबर वे के अंदर लेके चलोगे, बस ये बात ध्यान दो। फिर स्टेक होल्डर स्टेटमेंट, अब ये प्लान तुम्हारे सभी के सभी स्टेक होल्डर के फेवर में होना चाहिए, सभी के सभी स्टेक होल्डर के फेवर में होना चाहिए। द प्लान मस्ट इंक्लूड हाउ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, ठीक है। फिर पास्ट फेलियर डिस्क्लोजर, वही सेम बात अभी जो हम पढ़ के आए हैं, जो अगर कोई पास्ट में फेलियर हुआ है उसको आपको डिस्क्लोज करना है। फिर की एलिमेंट क्या क्या है, ड्यूरेशन, टाइम ऑफ प्लान, हाउ इज इंप्लीमेंटेड, हु विल मैनेज, वही सुपरवाइज, हाउ इंप्लीमेंट विल सुपरवाइज, हाउ अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन केसेस, फ्रॉड, अंडर वैल्यू, प्रेफरेंशियल विल बी फॉलो अप, एंड हाउ एनी मनी रिकवर्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर प्लान मस्ट प्रूव, प्लान क्या प्रूव करेगा, प्लान मस्ट शो इट फिक्स द रीजन फॉर डिफॉल्ट, इट इज फिजिबल एंड वाइबल, इट हैज क्लियर इंप्लीमेंटेशन प्रोविजन, नेसेसरी अप्रूवल्स आप लेंगे, एंड टाइम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, एप्लीकेंट हैज फाइनेंशियल, उसके बाद मैनेजरियल कैपेबिलिटी टू इंप्लीमेंट द प्लान। ये सारी बातें आपको उस प्लान के अंदर बतानी पड़ेंगी। मॉनिटरिंग कमेटी, सीओसी में create a monitoring committee to oversee plan implementation. RP can be a part of it, but fee cannot be exceed what he earned during CRP. मतलब फी जो होगी, जितना वो CRP में earn कर रहा है, उससे ऊपर नहीं होगी, या तो उससे कम होगी या उसके बराबर होगी। और यहाँ पर वो आरपी को भी अपॉइंट कर सकता है सीओसी, ताकि इस प्लान को इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है उसको ओवरसी करने के लिए, बस ये पर ध्यान दो। अब समरी क्या है, रेजोल्यूशन प्लान मस्ट प्रायोरिटाइज पेमेंट ऑफ टूओसी, डिसेंटिंग एफसी, protect interest of all stakeholder, disclose past failure, give a clear revival plus implementation roadmap, ठीक है जी, prove feasibility and show applicant capability, COC match। ये सारी बातें यहां पे आ रही हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 द कोड, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रेजेंट द सीओसी for its approval. Such resolution plan will confirm the condition referred to in section 32. It means अगर 32 में लिखी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, अब ये प्लान जो है वो सीओसी के पास जाएगा। अब ये प्लान जो है वो सीओसी के पास जाएगा, ये सेक्शन 33 में लिखा है। अब यहाँ पे रेगुलेशन 39(2) क्या कह रही है जी, प्रोवाइड दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सबमिट टू द committee all plan which comply with the requirement of code and regulation made thereunder along with the detail of the following transaction if any observed found or determined by him। वही, अगर कोई fraudulent ट्रांजेक्शन है, अगर कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो इसको भी वो सीओसी को देगा कि भैया ये ट्रांजेक्शन जो है इन्होंने प्रेफरेंशियल या अंडर वैल्यू या कोई भी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन इन्होंने की हुई है, तो उसकी रिपोर्ट सीओसी को यहां पे देनी पड़ेगी। फिर रेगुलेशन 39(1)(b) यहाँ पे निकल के आ रही है, और यहाँ पर फिर 1C निकल के आ रही है कि हम कमेटी को और क्या क्या देंगे। फिर जब सब कुछ कमेटी को दे देंगे, फिर कमेटी 66% और मोर वोटिंग पावर से इस प्लान को यहाँ पे अप्रूव कर देगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसको अप्रूवल मिल जाएगी सीओसी की, ये सारी की सारी बात है। इसमें कुछ प्रोविजो ऐसी हैं जो भी हमारे काम की नहीं है, वो पहले खत्म हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ पर अप्रूवल मिलेगी, और फिर यहाँ पे रेगुलेशन 39A और 39(3)(a) और 3B बोलती है कि क्राइटेरिया और अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय सीओसी, मतलब सीओसी का क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस बेस पे सीओसी प्लान अप्रूव करेगी, तो वह सारी बातें यहाँ पे चेक करेगी। यहाँ भाई इस बेस पे है। फिर यहाँ पर
इनका कंपैरिजन होगा, फिर कोई प्लान वे अप्रूव करेगी, और जो प्लान वे अप्रूव करेगी वो एनसीएलटी के पास जाएगा, और जो सीओसी ने अप्रूव कर दिया वो उसकी कमर्शियल विजडम है। एनसीएलटी और एनसीएलएटी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, केस लॉ हमने पहले भी डिस्कस किए थे जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो वही बात यहां पे आपकी लिखी हुई है जी। ठीक है, तो एक बार आपने ये पढ़ के आना है, कल हम इसको पूरा कर देंगे किसी भी तरह से। ठीक है, मतलब देख लूंगा कल मैं क्लास का, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक बार लेके इसको ख़त्म करूँ। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हमारा कल लेक्चर नंबर 34 है, तो मेरे को लग रहा है बहुत लेक्चर है। ठीक है, इसको हम पैकअप करते हैं कल वाली क्लास में, और ताकि फिर मैं तुम्हें केस स्टडी बना के दूंगा, जब तुम उस केस स्टडी को सोल्व करोगे तुम्हारा और कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा जी। ठीक है, तो कल कोशिश करता हूँ मैं सुबह सुबह लेके इसको पैकअप करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें केस स्टडी बना के दूंगा। जहां तक की केस स्टडी मैंने दे रखी है वहां तक की तो ही है, उसके आगे के जो प्रोविजन है उसकी मैं फिर तुम्हें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के दे दूंगा, आप उसको सोल्व कर लेना, तो पूरा का पूरा सीआरपी हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा जी। ठीक है, चलो, तो फिर बाकी मिलेंगे कल वाली क्लास में, वही सेम टाइम जी, सुबह 8:30 बजे। बाकी एक बार मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर जी।